Welcome and good morning, student. I am Fulkwar, Assistant Professor, Department of Defense Studies, FGM गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है नागरिक प्रशासन को सैनिक सहायता, मिलिट्री एड टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सेनाएं किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ होती हैं। सशस्त्र सेनाएं न केवल देश की सुरक्षा करती हैं अपितु ज़रूरत पड़ने पर कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, मेडिकल सर्विस, संचार व्यवस्था तथा प्राकृतिक आपदा में भी नागरिक प्रशासन को सहयोग प्रदान करती है। कई बार परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा खराब हो जाती हैं कि नागरिक प्रशासन के पास सैनिक सहायता लेने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। और ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब या तो देश में कोई बड़े पैमाने पर दंगा हो जाए या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं देश के सामने मुंह बाकर खड़ी हो जाए। ऐसे समय में नागरिक प्रशासन को सैनिक सहायता की जरूरत पड़ती है। डेफिनेशन: सशस्त्र सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा के अलावा आवश्यकता पड़ने पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी नागरिक प्रशासन की सहायता करती हैं। नागरिक प्रशासन की सहायता में देश की तीनों सेनाएं सहयोग देती हैं। जिस प्रकार जहां पर जितनी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप नागरिक प्रशासन को सहयोग दिया जाता है। निर्धारित नीति के अनुसार सशस्त्र सेनाओं से सहायता केवल तभी ली जा सकती है जब स्थिति से निपटने के लिए कोई अन्य उपाय नहीं रह जाता। आंतरिक स्थिति बिगड़ने पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी सेना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नागरिक प्रशासन के सहयोग में सेना द्वारा सहायता कम से कम ली जाती है और ये इसलिए ली जाती है क्योंकि इसका सेना के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इससे उनकी योग्यता, क्षमता, प्रशिक्षण आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सेना का जो मुख्य कार्य होता है वो देश की सुरक्षा करना होता है, देश के शत्रुओं से लड़ना होता है। उसी के लिए उनको ट्रेनिंग मिलती है, उसी के अनुरूप उनका प्रशिक्षण होता है। लेकिन अगर हम उस काम से हटाकर उनको दूसरे कामों में लगा देते हैं तो उनकी जो अक्षमता होती है उसके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब नागरिक प्रशासन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता, उसी सिचुएशन में नागरिक प्रशासन सैनिक सहायता की अपील करता है। भारत के नज़रिए में नागरिक प्रशासन की सहायता सेना के योगदान का उल्लेख करते हैं। यानी कि भारत के संदर्भ में नागरिक प्रशासन को सैनिक सहायता किस प्रकार मिलती है उसकी हम बात करते हैं। आंतरिक सुरक्षा समस्या के साथ साथ वाद विवादों से घेरे को सेना केवल तोड़ सकने में समर्थ रही है। यानी आंतरिक समस्या के साथ साथ बहुत से वाद विवाद देश में उठ खड़े होते हैं। उन सब से निपटने में केवल हमारी सेना ही सक्षम होती है। नागरिक संगठनों एवं पुलिस बल तथा केंद्रीय बल जब सफल नहीं होते तब अति आधुनिक एवं आत्मनिर्भर सेना ही सफल हो पाती है। जब नागरिक प्रशासन, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और दूसरे प्रकार के जो बल नाकामयाब हो जाते हैं तब आखिर में सेना ही एक विकल्प रह जाती है। भारतवर्ष में नागरिक प्रशासन में सेना का योगदान बहुत उल्लेखनीय रहा है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सेना ने अनेक प्रकार के वाद विवादों को निपटाने में भी सहयोग दिया है। जहां नागरिक संगठन और पुलिस बल सफल नहीं हो पाते वहां पर हमारी सेना सफल हो जाती है। हमारी सेनाएं अगर अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए तत्पर ना रहे तो हमारी आंतरिक व बाहरी सुरक्षा तुरंत संकट में फंस जाएगी। सेना का सहयोग तभी लिया जाता है जब तक परिस्थितियाँ दोबारा नागरिक प्रशासन के कंट्रोल में नहीं हो जाती। जैसे ही नागरिक प्रशासन को ये लगता है कि परिस्थिति अब उसके कंट्रोल में है, वो तुरंत सैनिक प्रशासन को सूचित कर देता है कि अब हमें आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं है और सेनाएं जो हैं वो वापस अपनी बैरक में चली जाती हैं। थल सेना को नागरिक प्रशासन को थल सेना का सहयोग। थल सेना नागरिक प्रशासन को किन किन परिस्थितियों में सहयोग देती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। थल सेना स्थलीय सीमा की रक्षा के अतिरिक्त आंतरिक अव्यवस्था, तनाव व आपदा से भी निपटती है। यानी कि आर्मी न केवल हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करती है अपितु देश में अगर कोई आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई है, कोई तनाव है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आई हुई है
तो उस परिस्थिति में भी आर्मी जो है वो नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। थल सेना निम्न परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करती है। पहले नंबर पे है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था बनाए रखने में। देश में बड़े पैमाने पर धार्मिक दंगे भड़कने या जातीय तनाव फैलने पर कई बार कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है और यह कई बार हो भी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में नागरिक प्रशासन को तुरंत सेना की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर 1993 में बम विस्फोट हुआ था। बम विस्फोट होने के तुरंत बाद मुंबई शहर में हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो धार्मिक तनाव था वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए भारत सरकार ने तुरंत सेना की तैनाती मुंबई शहर में कर दी थी 2001 में गुजरात दंगों में भी सेना की तैनाती तुरंत की गई थी, क्योंकि गोधरा कांड के बाद हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो तनाव था वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था। 2016 में हरियाणा जाट आरक्षण के दंगों में भी तुरंत ही सेना को बुलाया गया था। अगर इन परिस्थितियों में अगर सेना को तुरंत कॉल नहीं किया जाता तो जान और माल की जो हानि है वो बहुत ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन भगवान के कृपा से सेना ने तुरंत अपना मोर्चा संभाला और हालात को तुरंत काबू में किया। इसके अलावा सेना ने पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में कानून व्यवस्था स्थापित करने में नागरिक प्रशासन की सहायता की। आज हमारी सेनाएं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और पूर्वोत्तर भारत में भी कानून व्यवस्था स्थापित करने में मदद करती हैं। पंजाब में सिचुएशन नागरिक प्रशासन के अंतर्गत आ गई है। वहाँ पे सिख आंदोलन, सिख आतंकवाद के दौरान सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके सेना और नागरिक प्रशासन के आपसी सहयोग से सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 हटने के बाद सिचुएशन जो है तेज़ी से कंट्रोल में आ रही है। वहाँ पे आतंकवादियों को मारा जा रहा है और एक तरह से वहाँ ऑपरेशन ऑल क्लियर द्वारा आतंकवाद की सफाई की जा रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी सेना अपना काम उत्कृष्ट तरीके से कर रही है। तो नागरिक प्रशासन को सैनिक सहायता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। दूसरे नंबर पे आता है टू मेंटेन एसेशनल सर्विसेज, आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में आर्मी नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। थल सेना सरकार की सहायता कई बड़ी हड़ताल की स्थिति में भी करती है। कई बार बड़े कर्मचारी संगठन हैं वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। कई बार राज्य स्तरीय जो कर्मचारी संगठन है वो भी हड़ताल की घोषणाएं कर देते हैं। इन हड़तालों के कारण कई बार जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं वो भी ठप हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो पाए उसके लिए नागरिक प्रशासन तुरंत सैनिक प्रशासन से सहायता की अपील करता है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो तुरंत आकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सेना के कर्मचारी अस्पताल, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति व दूसरी सेवाएं जारी रखने में सहायता करते हैं। इसके कारण जो अव्यवस्था फैलने की आशंका होती है उसको काफ़ी हद तक बचा लिया जाता है और इमरजेंसी सेवाएं होती हैं वो चलती रहती हैं। तीसरे नंबर पे आता है टू सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय सहायता दी जाती है। दैवीय संकट या प्राकृतिक आपदा द्वारा बड़े पैमाने पर तबाही मचती है और हमारा देश इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि यहाँ पर साल के हर महीने कोई ना कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है। कभी जम्मू कश्मीर में आती है, कभी बिहार में आ जाती है, कभी साउथ इंडिया में आ जाती है, कभी लक्षद्वीप की तरफ आ जाती है, कभी राजस्थान में आ जाती है, कभी बाढ़ आती है, कभी चक्रवाती तूफान आ जाते हैं, कई बार भूकंप आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में सेना जो होती है वो हमेशा अलर्ट पे रहती है और नागरिक प्रशासन को तुरंत सहायता देती है। नंबर 4, फॉर एक्शन अगेंस्ट रिबल्स, विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत सी आंतरिक समस्याएं मौजूद हैं, जैसे नक्सलवाद है, संगठित अपराध है, अलगाववाद है, भाषावाद है, उग्रवाद है। जब ये समस्याएं नागरिक प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, जब ये समस्याएं नागरिक प्रशासन के कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में नागरिक प्रशासन तुरंत सैनिक सहायता की अपील करता है। नक्सलवाद को आज के समय की अगर हम बात करें तो सैनिक प्रशासन की सहायता से नक्सलवाद को काफ़ी हद तक काबू में कर लिया गया है। संगठित अपराध है उसके ऊपर भी नकेल कसने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे अलगाववाद की समस्याएं हैं, पूर्वोत्तर भारत है और कई दूसरे राज्य हैं उनमें अलगाववाद की समस्याएं थी, उनको भी धीरे धीरे करके नागरिक प्रशासन की सहायता से सॉल्व किया जा रहा है। ऐसे ही उग्रवाद है, उग्रवाद भी
आज के समय की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक काबू में आ चुका है। भाषावाद एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। इसको कंट्रोल में करने के लिए भारत सरकार को अपनी तरफ से और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण भारतवर्ष में हमेशा ही तनाव की स्थिति रहती है। इसके अलावा कुछ जगहों पे क्षेत्रीय विवाद भी होते हैं, कुछ जगह पे जल विवाद भी हैं, नदियों के पानी के बंटवारे का विवाद भी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण देश में के किसी न किसी हिस्से में तनाव उत्पन्न होता ही रहता है। तो भारत सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इन समस्याओं से निपटने में अपना और ज़्यादा प्रयास करे। दुर्गम क्षेत्रों में नागरिक सुविधा व सहयोग के लिए फॉर द कन्वीनियंस एंड कॉर्पोरेशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ डिफिकल्ट एरियाज। भारतीय सेना दुर्गम इलाकों में व्यवस्था बनाने व उसे चालू रखने में सहयोग देती है। दुर्गम इलाके पहाड़ हो गए, नदियाँ, हिमपात वाले क्षेत्र, प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में नागरिकों को सहयोग व सुरक्षा प्रदान की जाती है। सर्दियों के समय में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर भारी बर्फबारी के कारण जो रास्ते वगैरह वो बंद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में सेना इन रास्तों को खोलने की कोशिश करती है और अगर नहीं खोल पाती है तो नागरिकों को दूसरे प्रकार से सहायता दी जाती है। इसके अलावा मानसरोवर, केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा के समय भी सेना अपना पूरा सहयोग नागरिक प्रशासन को प्रदान करती है। नेवल असिस्टेंस टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। नागरिक प्रशासन को नौसैनिक सहायता। आवश्यकता के समय नौसेना भी नागरिक प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। बाढ़, नदी, समुद्री तूफानों के समय नौसेना पूरी तरह से अलर्ट पर रहती है। नौसेना दो प्रकार से नौसेना कई प्रकार से नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। पहले नंबर पे गोताखोरी में डाइविंग एड्स। नौसेना विभिन्न आपदाओं के समय नागरिक प्रशासन की सहायता करती है। 2015 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के समय वहाँ के नागरिकों को बचाने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया था। यह भी एक बड़ी विडंबना है कि जम्मू कश्मीर के वे नागरिक जो भारतीय सेना के ऊपर पत्थरबाजी करते थे, उन्हीं को बचाने के लिए हमारे जाबाजों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। इस ऑपरेशन में नौसेना के जवानों ने बहुत विषम परिस्थिति में कश्मीरी जनता की प्राण व जान माल की रक्षा की थी। यानी बाढ़ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि वहाँ पे नौसेना के जो जवान थे उनकी जान भी जोखिम में थी, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय नौसेना ने अपना काम था वो बखूबी किया। इसके अलावा नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने श्रीलंका, मालदीव व इंडोनेशिया में भी आई बाढ़ के समय भी काफ़ी तत्परता से कार्य किया है। ये कार्य हमने 2004 में जो सुनामी आए थे उस दौरान किया था। इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, खोज व बचाव कार्य। भारतीय नौसेना बाढ़ व नदी समुद्रों में हुई दुर्घटनाओं के समय जान व माल की हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर राहत व बचाव कार्य करती है। इसके अलावा यह गणेश उत्सव के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नौसेना को हमेशा अलर्ट पे रहना पड़ता है। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल्स। इसके अलावा भारतीय नौसेना बाढ़ में फंसे हुए लोगों को राहत सामग्री भी वितरित करती रहती है। बाढ़ के दौरान कई इलाके ऐसे बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाते हैं, लेकिन नागरिक किसी पेड़ के ऊपर या किसी मकान की छत के ऊपर या किसी ऊंची जगहों के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में नौसेना के जहाज़ हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं और अगर उनको लगता है कि ये जगह सुरक्षित है तो उनको वहीं पे राहत सामग्री है वो पहुँचाई जाती है। एयरफोर्स सपोर्ट टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय वायुसेना भी नागरिक प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग देती है। वायुसेना नागरिक प्रशासन को विभिन्न आपदाओं के समय पूरा सहयोग प्रदान करती है। वायुसेना राहत, बचाव, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, चिकित्सा आपातकाल में अपना पूर्ण सहयोग करती है। वायुसेना निम्न प्रकार के कार्य करती है: बाढ़ राहत कार्य, डिजास्टर रिलीफ वर्क। भीषण बाढ़ की स्थिति में देश के बहुत से हिस्सों का संपर्क आपस में टूट जाता है। ऐसी स्थिति में वायुसेना के हेलीकॉप्टर अपनी पूरी मुस्तैदी से ऐसे इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य करते हैं जो इलाके कट चुके होते हैं। देश के बाकी उनसे उनका सड़क वो दूसरे मार्ग होते हैं, उनसे उनका संपर्क टूट जाता है।
इसके अलावा बाढ़ग्रस्त इलाकों से नागरिकों को निकालने का कार्य भी नौसेना ही करती है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर ना तो कश्तियाँ वगैरह जा सकती हैं, ना स्टीमर जा सकते हैं। ऐसे इलाकों से नौ नागरिकों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं, वो जाते हैं। आपातकाल में बचाव। वायुसेना देश में गंभीर दंगे या बड़े आतंकी नक्सली हमले के समय नागरिक प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। 2008 में मुंबई अटैक के समय भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स और वायुयानों ने इस आतंकी हमले से निपटने में नागरिक प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। यह न केवल नागरिकों को बाहर निकालती है, सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करती है, अपितु जरूरत पड़ने पर ये आतंकवादियों या नक्सलवादियों के खिलाफ हवाई हमले भी कर सकती है, उसमें भी ये पूरी तरह से सक्षम होती है। आर्मी रूल्स ऑफ सर्विंग मिलिट्री इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। नागरिक प्रशासन को सहायता देते समय सेना के नियम। नागरिक प्रशासन को जब भी सैनिक सहायता दी जाती है तो सेना को कुछ रूल होते हैं, उनका पालन पूरी तरह से करना पड़ता है। उनमें पहले नंबर पे आता है इकोनॉमिक ऑफ फोर्स। शक्ति की मित व्यवस्था। इसमें कम शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग व समय स्थान के अनुसार किया जाता है। शक्ति की मित व्यवस्था का मतलब होता है कि हम अपनी कम शक्ति द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी शक्ति की ज़रूरत कहाँ पे है। शक्ति का जो वितरण है वो हमें इस प्रकार से करना होता है कि वो जो भी शक्ति हम उस क्षेत्र में लगा रहे हैं उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो सके। इसके अलावा हम स्थान देखते हैं कि हमें किस स्थान पर कितनी शक्ति की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम सेना व हथियारों का चयन करते हैं। उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि किस जगह पर कैसी परिस्थिति है और उसके अनुसार हमें सेना को किस प्रकार से वहाँ पे तैनात करना है। इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। निष्पक्षता किसी भी सेना की जान होती है। हमारी सेना, भारतीय सेना को दुनिया की सबसे ज़्यादा निष्पक्ष सेना माना जाता है। हमारी सेना बिना किसी जात, धर्म, क्षेत्र के विवादों में पड़े अपना कार्य पूर्ण करती है। हमारी सेना को दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात कर दिया जाता है और वो वहाँ पर अपना जो कर्तव्य पालन है वो पूरी ईमानदारी से करती है। आज तक हमारी सेना का निष्पक्षता का जो पैमाना है पूरा का पूरा 100% रहा है। हमारी सेना ने दुनिया और देश के हर हिस्से में कार्य किया है और किसी भी एक हिस्से से आज तक ये आवाज़ नहीं आई है कि हम सेना ने निष्पक्ष होकर देश के नागरिकों की रक्षा या सुरक्षा नहीं की है। हमारी सेना जहाँ भी जाती है पूरी निष्पक्षता और पूरी ताकत से अपना कार्य करती है। सिस्टमैटिक वर्क, व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करती है। सेना नागरिक प्रशासन की आवश्यकता तथा व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करती है। सेना को जब नागरिक प्रशासन के हवाले किया जाता है तो सेना नागरिक प्रशासन के अंतर्गत ही कार्रवाई करती है। वो अपने हिसाब से कोई भी ऑर्डर इशू नहीं करती। जो भी नागरिक प्रशासन उनको ऑर्डर देता है वो उसी के अनुरूप अपनी कार्रवाई करती है, चाहे उसमें दंगे से निपटना हो या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना हो। वो जो भी कार्य करती है वो नागरिक प्रशासन के अंतर्गत ही करती है। फेथफुल, कर्तव्यनिष्ठा। सेना कर्तव्यनिष्ठा को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। सेना के लिए अपनी ड्यूटी सबसे पहले नंबर पे आती है। सेना को जो भी आदेश दिया जाता है सेना उसका पूरी ईमानदारी से पालन करती है। सेना को जो भी आदेश दिया जाता है वो उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं लगाती। सेना को अगर लगता है कि वो आदेश गलत है उसके बावजूद भी सेना उस आदेश को पूर्ण रूप से पालना करवाती है और करती है। तो कर्तव्यनिष्ठा वो हमारी सेना की एक बड़ी पहचान है। डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन किसी भी सेना की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सेना को जिन नियमों में बांध दिया जाता है सेना के जवान आजीवन उन्हीं नियमों का पालन करते हैं। इनकी ट्रेनिंग, सेना की ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है कि उनको अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर प्रकार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नियमों का पालन करना सिखाया जाता है और वो बड़ी ईमानदारी के साथ उन नियमों का पालन करते हैं। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। कई बार कार्रवाई करते समय सेना के सामने ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर सेना को लगता है कि जहां पर आम नागरिकों को लगता है कि सेना को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी
सेना के जो जवान हैं वो अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं। उनका जो आत्मनियंत्रण होता है वो बेजोड़ होता है। अभी 2-3 साल पहले जम्मू कश्मीर से एक वीडियो आई थी जिसमें सेना का एक जवान चुनाव के दौरान अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस अपनी बैरक में आ रहा था, तो वहाँ पर कश्मीरी जनता जो थी उन्होंने उस जवान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, उसको थप्पड़ मारे थे, उसका अपमान किया था। इसके बावजूद भी उस जवान के पास AK-47 राइफल थी। उसने किसी भी नागरिक को गोली मारने की या और दूसरे प्रकार से चोट पहुँचाने की कार्रवाई नहीं की। तो ये एक सेल्फ कंट्रोल का एक बड़ा बेजोड़ उदाहरण है कि हमारी सेना कितने आत्मनियंत्रण में रहती है। आखिर में आता है परिसीमा, लिमिटेशन। सेना किसी भी कार्रवाई के समय नागरिक प्रशासन को ध्यान में रखती है। सेना जब भी अपनी कार्रवाई करती है वो नागरिक प्रशासन का पूरा ध्यान रखती है। वो नागरिक प्रशासन के आदेशों के बाहर कोई भी कार्रवाई नहीं करती। तो आज का हमारा ये टॉपिक नागरिक प्रशासन को सैनिक सहायता के ऊपर था। इसमें हमने ये जाना कि हमारी सेना किन परिस्थितियों में नागरिक प्रशासन को सैनिक सहायता देती है और नागरिक प्रशासन है वो किन नियमों के अंतर्गत हमारी सेनाओं से सैनिक सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि हमारी सेना जब भी कार्रवाई करती है नागरिक प्रशासन के अंतर्गत तो वो नागरिक प्रशासन के नियंत्रण में ही वो कार्रवाई करती है, वो खुद अपनी तरफ से कोई भी आदेश पारित नहीं करती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नागरिक प्रशासन को सैनिक सहायता। धन्यवाद।